सक्सेस जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं जो आज आपके साथ इल्यूमिनेशन का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं इसके पार्ट 3 डाल चुका हूँ जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक 3 पार्ट नहीं देखे तो आप ज़रूर इन 3 पार्ट को देखें और 3 पार्ट को देखें। इसमें मैं आपके इल्यूमिनेशन के 3 चैप्टर पहले में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है, दूसरे पार्ट में यहाँ पर मरकुरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप के बारे में डिस्कस किया गया है और तीसरे पार्ट में जो लैंप बचते हैं हमारे उनको डिस्कस किया गया है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे हम पार्ट 4 लेकर आए जहाँ पर कार्बन आर्क लैंप, एलईडी और जो भी हमारे लैंप बचते हैं, कुछ हेलोजन लैंप वगैरह, उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है कार्बन आर्क लैंप। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन आर्क लैंप। तो देखिए कार्बन आर्क लैंप कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कार्बन आर्क लैंप, जैसे इसका नाम है कार्बन आर्क। तो ये क्या करता है, जो कार्बन आर्क यानी आर्क के थ्रू लाइट पैदा करता है। आर्क क्या होती है कि जब हम दो किसी भी, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे 2 कंडक्टर हैं, ये पहले आपस में जुड़े हुए हैं। यदि मैं इनको अलग करता हूँ तो क्या होता है, इनके बीच में एक आर्क जनरेट हो जाती है। यानी यदि मैं यहाँ पर देखूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्क पैदा होगी और ये आर्क क्या होती है, एक लाइट की फॉर्म होती है। यदि ये आर्क बहुत ज़्यादा हो तो हमें क्या मिल सकता है, इस आर्क के थ्रू एक प्रकाश भी मिल सकता है। तो इसी टाइप का यानी इसी वर्किंग प्रिंसिपल का प्रयोग हम किसमें करते हैं, कार्बन आर्क लैंप। यानी क्या होते हैं, यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इन 2 इलेक्ट्रोडों को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, यानी इन दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर जो एयर होगी, यानी इसकी जब 2 बीच में बहुत कम अंतर होगा तो इसके बीच में क्या होगा, एयर होगा। और ये एयर क्या होती है, जब हम यहाँ पे हाई वोल्टेज इम्पल्स करते हैं, जैसे हम हाई वोल्टेज इम्पल्स करते हो, जब यहाँ पे जो इसका क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक, यानी जो इसका परावैद्युत सामर्थ्य से ज़्यादा क्या हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है। जब परावैद्युत सामर्थ्य से ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो क्या होता है, ये जो एयर है ये क्या होने लगती है, आयनित हो जाती है। क्या होगी, आयनित हो जाएगी। तो जैसे ही आयनित होगी तो क्या होती है, यहाँ पर आर्क जनरेट होती है और उसी आर्क से क्या मिलता है हमको, लाइट या प्रकाश मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन आर्क लैंप बोलते हैं। तो कार्बन आर्क लैंप में क्या होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या होते हैं 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने जिसको पॉजिटिव से जोड़ा है वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है और जिसको हमने नेगेटिव से जोड़ा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड का आकार क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का आकार बहुत बड़ा होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का आकार उसका आधा होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि यदि ये इसका डायमीटर 2 है तो इसका डायमीटर क्या होगा, 1 होगा। यानी ये लगभग जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का आकार है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड से 2 गुना हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर इसका आप मैकेनिज्म देखेंगे तो कुछ बलों में क्या होता है, पहले इन दोनों इलेक्ट्रोड को इस टाइप से दोनों से टच करके रखा जाता है। जैसे इसमें हाई वोल्टेज एक बार करंट पर होना चालू हो जाता है तो क्या करते हैं, कुछ देर बाद हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे, यानी बहुत कम दूरी से अलग कर रहे थे मैकेनिज्म के थ्रू। तो जैसे ही अलग होते तो क्या होता है, इसके अंदर की जो वायु है ये हो जाती है आयनित। जैसे ही आयनित हुई तो क्या मिलेगा हमको, आर्क मिलेगी और आर्क से क्या मिल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा। तो हमारा क्या कहलाता है, कार्बन आर्क लैंप। और कार्बन आर्क लैंप क्या होता है, ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं होता, यानी कि यहाँ पे इसका हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये इसका बेनिफिशियल नहीं है। हमें इसमें बार बार इसका जो इलेक्ट्रोड है उसको चेंज करना होता है और ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जब इनमें आर्क पैदा होती है तो क्या होने का आकार छोटा होने लगता है, दोनों से दूरी बढ़ जाती है बीच की। तो जब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर आर्क पैदा होते जा रही है, फिर क्या हो रहा है, बहुत सारी आर्क बनती जा रही है। धीरे धीरे क्या होती है, जो इलेक्ट्रोड है पहले कुछ ऐसे होंगे फिर ऐसे होंगे, ऐसे करते करते इलेक्ट्रोड क्या होने लगते हैं, बीच की ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो जब ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर होने लगता है कि ये जो आर्क है वो ज़्यादा पैदा नहीं हो पाते। फिर क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन में हमको वापस से नए इलेक्ट्रोड लाकर लगाने होते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे वापस प्रॉपर आर्क जनरेट होने लगती है। तो यहाँ पे इसका जो मेन इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा एडवांटेज नहीं था। और इसका जो लूमेन यानी कि जो लूमिनस इंटेंसिटी हम बोलते हैं, लूमिनस दक्षता बोलते हैं, यानी जो लैंप की दक्षता है वो भी उतनी ज़्यादा अन्य लैंप की अपेक्षा ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग मेनली कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसको मैं आपको नीचे पॉइंट बाई पॉइंट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस लैंप में क्या होता है, कार्बन का फिलामेंट। तो यहाँ पर आप फिलामेंट की जगह सही वर्ड आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड। इस पर फिलामेंट को ना बोलकर हम यहाँ पे इनको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड। यानी क्या होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इसमें एक मैग्नेटिज्म की सहायता से दोनों फिलामेंट को एक साथ जोड़कर रखा जाता है। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य बहुत कम अंतर रख दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को एक साथ जोड़ के रखते हैं। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो उसको हल्का सा बीच में डिफरेंस जनरेट करते हैं, जिससे क्या होती है, यहाँ पे आर्क जनरेट होने लगती है। इस कारण से इस अंतर में बहुत अधिक मात्रा में आर्क पैदा होती है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे अधिक प्रयोग, सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, सिनेमा प्रोजेक्टर। तो ये सिनेमा प्रोजेक्ट में कौन सा लगा होता है, आपका कार्बन आर्क लैंप। तो इसका सर्वाधिक प्रयोग सिनेमा प्रोजेक्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें 85% लाइट धनात्मक इलेक्ट्रोड से तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड 10% लाइट जनरेट होती है। वायु के आयनित होने से 5% लाइट मिलती है। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे चित्र में, ये जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है
धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इसका क्या है, आकार बहुत बड़ा है, इसका आकार बड़ा है और इसका आकार क्या है, इससे आधा होता है। यानी जितना भी आपका धनात्मक होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या होता है, लगभग आपको 85% लाइट ये जनरेट करता है और बची 10% लाइट कौन जनरेट करता है, ये जनरेट करता है। अब 85 और 10 हमारे पास कितनी होगी, 95% लाइट। तो बची जो 5% लाइट है वो क्या होती है, इस आर के थ्रू जनरेट होती है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 85, 10 और 5%, तो वही लिखा है यहाँ पर कि इसमें 80% लाइट धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड 10% लाइट मिलती है एवं वायु के आयनित होने से 5% लाइट मिलती है। इसके बाद है कि दोनों का तापमान कितना होता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसकी जो ल्यूमेन इंडेक्स है 9 से 10 है। किसी किसी बुक में आप इसको 10 to 20 ल्यूमेन पर वाट भी देख सकते हैं। तो ये कुछ हर बुक में अलग अलग रीडिंग दी है, तो उससे ज़्यादा कुछ आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का आकार क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का दोगुना होता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, आकार बड़ा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, छोटा होता है। आपको ये किसी किसी बुकों में देखें तो यहाँ पे लैंप कुछ ऐसे ही बताया गया है कि ये कुछ आकार ऐसा है और इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड कुछ ऐसे रखा रहता है हल्की सी दूरी पर, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होती है, आर्क जनरेट होती है। ठीक, अगला हम देखते हैं इसमें कार्बन छड़ों को निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी हमें क्या होता है, बार बार जो होती है कार्बन छड़ वो आर्क की वजह से खिंचना चालू हो जाती है, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें क्या होता है, कार्बन छड़ को एक निश्चित समय में यानी कुछ समय के बाद उसको चेंज करना जरूरी होता है। इसमें हानिकारक परावैगनीकरण उत्पन्न होती हैं, यानी इसमें जो परावैगनीकरण है जो क्या होती हैं, जो किरणें जनरेट होती है वो कौन सी होती है, यूवी लाइट जनरेट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होती है, हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए क्या होती है, इसमें जो किरणें जनरेट होती है वो कौन सी होती है, परावैगनी किरणें। और इसका एक और यूज आप जरूर याद रखिए, सर्च लाइट में। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर्च लाइट और सिनेमा प्रोजेक्टर में किस टाइप का लैंप यूज किया जाता है। तो वहाँ पर हम किस टाइप का लैंप यूज करते हैं, आपका कार्बन आर्क लैंप या कार्बन आर्क लैंप, और सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा यूज करते हैं, कार्बन आर्क लैंप। इसके बाद हमारा अगला लैंप जो है वो कौन सा है, हेलोजन लैंप। ये आपका नॉर्मल लैंप होगा जो आपने शादी पार्टी वगैरह या जो टेंट हाउस वगैरह होते हैं उसमें जो लैंप लगाते हैं वो हमारा कौन सा होता है, हेलोजन लैंप। अब उसकी जगह पर रिप्लेस करके एलईडी वगैरह या एलईडी लैंप या सोडियम वेपर लैंप, इन सब चीज़ों का यूज होने लगा। तो अभी भी हेलोजन लैंप यूज होता है। ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज के होते हैं, ठीक, लेकिन ये क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। अगर आप इसका फिलामेंट लेने जाएंगे या इसकी जो ट्यूब लेने जाते हैं वो बहुत सस्ती होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लैंप में क्या होता है, एक टंगस्टन फिलामेंट की तरह लैंप, इसमें सामान्य लैंप की तरह है। यहाँ पे सामान्य लैंप की मतलब है कि हमारा जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप की तरह भी क्या होता है, इसमें टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें हेलोजन गैस है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जानते हैं कि हेलोजन गैसों में आती फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन। ये सब गैसें क्या होती हैं, हेलोजन गैसें कहलाती हैं हमारी। ठीक, तो यही गैसें क्या होती है, इसमें भरी आती हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये से क्या कहलाता है, हमारा जो आवर्त सारणी का हेलोजन ग्रुप कहलाता है, या क्या होते हैं, इनको हेलोजन गैस बोलते हैं। और इसी गैसों के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन लैंप बोलते हैं। ठीक, आदि गैसों को भी भरा जाता है। इन्हीं गैसों के कारण यह लैंप अधिक तापमान पर भी क्या होता है, आसानी से कार्य कर सकता है। यानी जब ये गैसें भरी होती है तो ये क्या करता है, अधिक तापमान में भी आसानी से कार्य कर सकता है। इसमें क्वार्ट्ज से बनी कांच की नली का उपयोग किया जाता है, जिस कारण से इस लैंप में अधिक तापमान को भी आसानी से सह सकता है। ठीक, तो मैं इसका पहले आपको कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, तो आपको यहाँ पे दिखा नहीं गया है, यहाँ पे केवल इसका जो फिलामेंट होता है या जो ट्यूब होती है उसको दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, हम इसको सप्लाई देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसी सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जनरेट होने लगती है। और ये ट्यूब क्या होती है, बहुत पतली होती है। और जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, यानी आप जब बाजार से खरीद के लाते तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखना बहुत सारे रिंग बने होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से आपको रिंग बने हुए दिखाई देंगे। जब आप प्रैक्टिकल ट्यूब लेके आएंगे तो उस रिंग में क्या होती है, छोटे छोटे से बबल भी दिखेंगे आपको अंदर, उस रिंग के अंदर। उसी रिंग में क्या होती है, आपकी हेलोजन गैसें भरी होती है। जो रिंग है ना आपका, यही हेलोजन गैसें होती है। तो ये हेलोजन गैसों का काम क्या होता है, देखिए, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो आपका इनकेंडिसेंट लैंप लगभग 2500 या 2000 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है, और मैक्सिमम 2700 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि आपका जो नॉर्मल टंगस्टन फिलामेंट लैंप है वो 2700 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है। उसके ऊपर क्या होने लगता है, हमारा जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो भंगुर होने लगता है। टंगस्टन का फिलामेंट क्या होने लगेगा, भंगुर होने लगेगा। तो इसका क्या होता है, हम इसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये लैंप होता है इसको हम बहुत ज़्यादा, यानी टंगस्टन फिलामेंट लैंप के से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल कैसे होता है, देखिए, या हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब सप्लाई दी हमने तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, टेम्परेचर जनरेट हुआ होगा। तो ये जो हेलोजन गैसें होती हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये हेलोजन गैसें क्या होती है, जैसे मैं ये कार्बन फिलामेंट है मेरा, ये सॉरी ये टंगस्टन फिलामेंट है मेरा। तो ये जो हेलोजन गैसें होती हैं क्या होती हैं, इसके ऊपर जाकर इस तरीके से जमने लगती हैं। यानी ये हेलोजन गैस क्या होती है, इस टंगस्टन फिलामेंट पर जाकर जम जाती है, जिससे क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट ज़्यादा टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, सह सकता है। इसलिए क्या होता है, आप नॉर्मल लैंप की अपेक्षा हेलोजन लैंप को ज़्यादा टेम्परेचर पर यूज कर सकते हो, ज़्यादा लाइट भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें यहाँ की वर्किंग वैसी होती है कि जैसे हम क्या करेंगे, कारण टंगस्टन फिलामेंट लैंप में से
करंट को फ्लो कराएंगे। जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और उस हीट की वजह से क्या होता है, हमको लाइट मिलती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन गैसें हैं वो आकर इसके ऊपर जम जाएंगे, और ये क्या होगा, ज़्यादा हीट कर पाएगा, और जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा क्या मिलेगा हमको, प्रकाश भी मिलेगा। इसलिए क्या होता है, ये नॉर्मल कार्बन टंगस्टन फिलामेंट लैंप से हमको ज़्यादा प्रकाश देता है। तो आइए इसके कुछ पॉइंट देखते हैं कि यह 3000 डिग्री सेल्सियस तक कर सकता है, और हमारा जो नॉर्मल टंगस्टन लैंप है मिनिमम मैक्सिमम 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक कर सकता है, जब हम गैस फील्ड को भी देखें तब भी। ठीक, इसकी दक्षता क्या होती है, 25 से 33 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। ठीक, इसका कुछ आगे पीछे आपको दक्षता की रेटिंग मिल सकती है। ठीक, तो इसकी दक्षता 25 से 33 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ठीक, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, यानी आप इसका देखेंगे तो इसका आकार क्या होता है, बहुत छोटा सा लैंप होता है। ये उस टंगस्टन फिलामेंट लैंप से छोटा होता है, किसी भी प्रकार के चोक या ब्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती। और हमें क्या करते हैं, इसको चालू करने के लिए सोडियम वेपर लैंप के जैसे या जो अन्य लैंप होते हैं उनके जैसे किसी भी तरीके के चोक या ब्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, यहाँ पर है कि यहाँ पर मेंटेनेंस अधिक होता है, यहाँ पे ये है लिखा है, यहाँ पर मेंटेनेंस अधिक होता है। ठीक, यह आसपास के तापमान को गर्म करता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आसपास के तापमान को गर्म करता है, तो हमको यहाँ पर ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जहाँ ये ज़्यादा गर्म हो, या इसका जो आसपास का मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो बल्ब होता है, यानी इसका जो ट्यूब होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक, इसका प्रयोग पब्लिक हॉल, फ्लड लाइट। ठीक, तो ये फ्लड लाइट आप जरूर याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लड लाइट में हम कौन सा लैंप यूज करते हैं। तो फ्लड लाइट में हम कौन सा यूज कर लेते हैं, हेलोजन लैंप। रेलवे लाइट आदि हम किसका यूज करते हैं, हेलोजन लैंप का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये हेलोजन लैंप खत्म होता है। हम चलते हैं अगला कौन सा, नियॉन लैंप या नियॉन साइन ट्यूब। ठीक, तो आपने ये नियॉन लैंप वगैरह देखा होगा, जो टेस्टर में आपका जो लैंप होता है वो क्या होता है, आपका नियॉन लैंप होता है। जो आपका हरे या हल्का येलो या रेड कलर का चलता है वो आपका क्या कहलाता है, नियॉन लैंप कहलाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके नियॉन लैंप होते हैं। तो नियॉन लैंप का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह या विज्ञापन वगैरह में, इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि नियॉन लैंप में क्या होता है, इसमें एक कांच का बल्ब होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। बल्ब में 10 mm दाब पर नियॉन गैस भरी जाती है। इसके दोनों संयोजों के श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, हमें प्रतिरोधक को जोड़ दिया जाता है, और इस प्रतिरोधक का मान लगभग 2000 ओम होता है या इससे अधिक होता है। इस इंडिकेटर प्रकार के, यानी जो हमारे इंडिकेटर में जैसे आपका टेस्टर होगा, ये भी क्या करता है, आपके फेस को इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेटर प्रकार का, या आपका जो नॉर्मल घरों में इंडिकेटर लगे होते हैं उनमें जो लगा होता है आपका नियॉन लैंप, वो कितना होता है, लगभग 0.5 वाट तक रखा जाता है। ये क्या होते हैं, बहुत कम वोल्टेज को बनाए जाते हैं नियॉन लैंप। तो आइए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो देखिए जैसा कि उसमें लिखा था कि यहाँ पे क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कांच का बल्ब है। तो ये क्या होता है, कांच का बल्ब होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आपके ये दो फिलामेंट दिख रहे हैं। तो क्या होते हैं, इसके दो फिलामेंट बोल सकते हैं हम, इसको इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, ये जो लीड निकली, तो इन्हीं लोड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टेंस को कनेक्ट करके रखते हैं, और इसी रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2000 ओम तक होती है। कभी कभी क्या होता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा होगा तो ये क्या कर देता है कि इसके बाहर भी हम एक रजिस्टेंस लगा लेते हैं, जो लगभग 10,000 ओम तक हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप इस बल्ब की रेटिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो ये नियॉन लैंप होता है। इस नियॉन लैंप में क्या होती है, वैसे ही क्या होती है, अंदर नियॉन गैस भरी होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, ये बल्ब हमारा गैस आयनित हो जाती है, और बल्ब हमारा क्या होने लगता है, जलने लगता है। और हम इसमें नियॉन गैस के साथ जिस गैस का मिश्रण भरते जाते हैं उसका अलग अलग टाइप का हमको कलर मिलता है, जिसकी लिस्ट में आपको नीचे अभी आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस गैस में नियॉन के साथ कौन सी गैस मिलाने पर कौन सा कलर बनता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा नियॉन इंडिकेटर कहलाता है। जो हमारा इंडिकेटर टाइप, आप इंडिकेटर में देखेंगे आपको ऐसा बल्ब मिलेगा, तो ये नियॉन लैंप होता है। और यही लैंप कितना होता है, आपका 0.5 वाट तक होता है। और ये हमारा कौन सा है, नियॉन लैंप, जो आपको जनरली टेस्टर वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आपको टेस्टर वगैरह में देखने को मिलेगा। और ये आपको कहाँ पर मिलता है, आपके जो घर में बोर्ड पर इंडिकेटर लगे होते हैं उनमें ये बल्ब आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या कौन से कहलाते हैं, नियॉन लैंप। अब हम चलते हैं किस पे, नियॉन साइन ट्यूब। ठीक है, तो आपको नॉर्मली नियॉन साइन ट्यूब का ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा। ये सब हमारे विज्ञापन वगैरह में यूज की जाती है। तो पहले मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए नियॉन साइन ट्यूब क्या होती है, ऐसे एक ट्यूब टाइप की होती है, और इस ट्यूब में क्या होती है, नियॉन गैस, और साथ में दूसरी गैस भी भरी जाती है। हमको जिस टाइप का कलर चाहिए उस टाइप की गैस भर देते हैं। तो यहाँ पर हमने नियॉन गैस साथ दूसरी गैस से भर दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आयनित करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को इम्पल्स करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ट्यूबलाइट होता है उसको हम आयनित करते हैं तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। वैसे ही हमारी नियॉन ट्यूब होती है कि जब हमको नियॉन ट्यूब को क्या होगा, आयनित करना होगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज को इम्पल्स करने की ज़रूरत होती है। तो हम जब इसको ज़्यादा वोल्टेज को इम्पल्स करना हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऑटो ट्रांसफर हो सकते हैं, आपके दूसरे ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाता है, इसको हीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नियॉन ट्यूब है। तो देखिए नियॉन ट्यूब में क्या होता है, नियॉन ट्यूब निकेल लठवा लोहे के इलेक्ट्रोड की
इलेक्ट्रोड, ठीक। तो इसमें क्या होता है, निकल अथवा लोहे के इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रोड यानी जो वायर जुड़े होते हैं ये कॉपर के होते हैं, दूसरे वायर के होते हैं, जो क्या करते हैं इस पूरे ट्यूब को, जो मैंने आपको ट्यूब बताई ना, ये ट्यूब, जैसे ये ट्यूब थी, तो इस ट्यूब को क्या होता है अलग अलग आकार दे दिया जाता है। तो ये अलग अलग आकार में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये मेरा एक वर्ड बन गया, ठीक, एन, और आगे मेरे को ई बनाना है, तो मैं दूसरी ट्यूब से क्या करूँगा, ई इस टाइप से बना लूँगा, और इस एन और ई को क्या करूँगा एक कॉन्टेक्टर के थ्रू, कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू जोड़ देता हूँ इसके आगे, जैसे इसमें ओ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ऐसे क्या होते हैं पूरी वायर जुड़े, पूरे जो ट्यूब होती है वो जुड़ी होती है। तो इससे क्या होता है हमारा जो जिस भी तरह का, जैसे आप किसी भी कंपनी या आपकी दुकान का नाम लिखना चाहते हैं तो उस टाइप से क्या होती है नियॉन ट्यूब बन जाती है। और नॉर्मली अब इस नियॉन ट्यूब का भी यूज कम हो गया, अब एलईडी डिस्प्ले आ गए हैं जिनका प्रयोग अब ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होती है नियॉन ट्यूब होती है। अब नियॉन ट्यूब में क्या होती है आपकी वापस से नियॉन गैस भरी होती है। जैसे हम इसमें हाई वोल्टेज इम्पल्स करते हैं तो ये आयनित होकर हमें क्या देती है, लाइट देती है। तो यहाँ पे कुछ इसके स्पेशल पॉइंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा ट्रांसफार्मर होता है, और यहाँ पे हमने जो कैपेसिटर लगा के रखा है ये हमारा, जहाँ भी आपको ये लैंप, जितने भी लैंप है, सोडियम वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप, जहाँ पे भी आपको मोस्टली कैपेसिटर का यूज किया है तो वहाँ पे केवल आपका केवल एक ही यूज होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर जो मैच जो जिसके थ्रू हम चालू करते हैं, यहाँ पे हमारे ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, जैसे हम इसको क्या करते हैं यहाँ सप्लाई देते हैं, तो ये क्या होता है इस ट्रांसफार्मर के थ्रू इस लैंप में हाई वोल्टेज इम्पल्स किया जाता है। जैसे इसमें हाई वोल्टेज इम्पल्स होता है तो क्या होता है पूरी गैस आयनित होती है और हमारी नियॉन ट्यूब चालू हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे कुछ पॉइंट। तो देखिए यह है 1 से 5 मीटर लंबी तथा 10 से 15 मीटर व्यास की एक कांच की ट्यूब होती है। यानी क्या होता है 1 से 5 मीटर तक की लंबी होती है और 10 से 15 यानी 10 से 15 व्यास की ट्यूब होती है, ठीक। इसकी वोल्टेज इसकी लंबाई पर, करंट इसके व्यास पर निर्भर करता है। यानी हम जितनी लंबाई ट्यूब लेंगे उतना क्या होगा हमारे लिए हाई वोल्टेज अप्लाई करना होगा। और यदि हम करंट की रेटिंग की, जैसे करंट रेटिंग कैसे होगी, इसकी जो करंट रेटिंग होती है इस ट्यूब के डायमीटर पर डिपेंड करती है। यानी अगर ये कम डायमीटर है, इस वाले ट्यूब का ज़्यादा डायमीटर है तो इसका करंट ज़्यादा होगा और इसका करंट क्या होगा कम होगा। और ये मैं लंबाई की बात करूँ तो ये ट्यूब और ये ट्यूब, तो इस ट्यूब का जो ऊपर जो ट्यूब है उसका क्या हो जाएगा वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी वोल्टेज यहाँ पर यहाँ पे वोल्टेज लो होगा और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा आपका हाई होगा। तो इसका जो वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड करता है, मेनली इसकी लंबाई पे, और इसका जो करंट है वो किस पर डिपेंड करता है इसके डायमीटर पर, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है जो ये ट्यूब होती है इसका तापमान बहुत कम होता है, इसे कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए, कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि नियॉन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, तो इसको हम कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल जो आपके सोडियम वेपर लैंप या दूसरे लैंप होते हैं उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें 3 से 20 दाब पर गैस को भरा जाता है। इसमें जो गैस का प्रेशर होता है वो 3 mm to 20 mm होता है। इसमें नियॉन के साथ अन्य गैसों का मिश्रण करके विभिन्न प्रकार के रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी यदि हमें अलग अलग रंग की ट्यूब बनानी है तो हम क्या करते हैं, नियॉन के साथ साथ अलग गैस भी प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है हमें अलग अलग कलर मिलते हैं, ठीक। इसमें प्रारंभ में बहुत अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है, इसलिए इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यानी हमने देखा कि इसको गैस को आयनित करना है, गैस को आयनित करने के लिए हमें हाई वोल्टेज इम्पल्स करना होगा। तो इसी हाई वोल्टेज को इम्पल्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्यूब के प्रचालन के लिए, यानी जो हम ट्यूब के प्रचालन कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रति मीटर, यानी हमें ये हर एक वोल्ट प्रति मीटर, यानी 1 मीटर ट्यूब है तो हमें लगभग 900 से 1000 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या होता है हाई वोल्टेज मेनली यहाँ का एक पर्पस होता है कि हमें यहाँ पे हाई वोल्टेज जरूर चाहिए होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट होते हैं नियॉन में। तो यदि हम क्या करेंगे सिर्फ नियॉन का प्रयोग करें, ठीक। जैसे आप टेबल को देख सकते हैं, यदि आप सिर्फ नियॉन का प्रयोग करेंगे तो हमको कौन सा कलर प्राप्त होता है, लाल कलर प्राप्त होता है। आप यदि नियॉन प्लस आर्गन का प्रयोग करते हैं तो हमको कौन सा मिल जाता है, नारंगी लाल कलर मिलता है। यदि आप पारे की वाष्प और आर्गन का प्रयोग करते हैं तो क्या मिलता है, नीला मिलता है। यदि आप नियॉन प्लस हीलियम का प्रयोग करते हैं तो क्या मिल जाता है, सुनहरा कलर मिलता है। और नियॉन प्लस पारे की वाष्प का प्रयोग करते हैं तो हरा कलर मिलता है। और हीलियम के लिए हम क्या बोलते हैं, हीलियम प्लस क्या होना चाहिए, पीले कांच की नली, ये भी क्या होना चाहिए, पीले कांच की नली होनी चाहिए। तो हमें कौन सा मिलेगा, हरा कलर और पीला कलर। तो अब हम चलते हैं इसके जो आप ये टेबल को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम चलते हैं CFL और LED बल्ब की तरफ। तो यहाँ पे देखिए CFL क्या होता है, एक मेनली आपका ट्यूबलाइट ही होता है। जैसे आपका नॉर्मल ट्यूबलाइट होता है वैसे भी क्या होती है हमारी CFL होती है, लेकिन ये क्या कहलाता है हमारा, इसका प्रेशर लो होता है, ठीक। जैसे हमारा लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप पे वैसे ही होता है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं। हमारी जो नॉर्मल चौक जैसे की नहीं होती, तो इसका प्रयोग स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार के चौक या ब्रास्ट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक।
और ये क्या होता है, ट्यूबलाइट से कम, बहुत कम खपत करती है। ठीक, यानी यदि आपका जो नॉर्मल इनकैंडेसेंट लैंप हो उससे 50 से 80% तक कम ऊर्जा की खपत करती है। ठीक, और इसका कार्यकारी लगभग 8,000 घंटे होता है। तो आप जो भी ट्यूबलाइट में हम पढ़ते हैं, यानी उसका जो फॉस्फर कोटिंग होती है, फिर उसके अंदर फिलामेंट होते हैं, फिर उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है और गैस भरी होती है आर्गन प्लस नाइट्रोजन। वैसे सेम टू सेम क्या होता है यहाँ पर CFL में होता है। लेकिन CFL में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्यों लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसके थ्रू हाई वोल्टेज इम्पल्स करते हैं। और हमारा जो नॉर्मल ट्यूबलाइट होता है वो हम क्या करते हैं चोक के थ्रू, यानी चोक वगैरह और हमारे ये चोक हो गया और स्टार्टर के थ्रू क्या होता है हाई वोल्टेज और करंट को मेंटेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारे चोक और उसकी वजह से खपत बढ़ जाती है। और यहाँ पे CFL हमारी वो खपत नहीं बढ़ती, तो हमारे कौन से कहलाती है CFL। और CFL का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये कभी कभी पूछा जाता है, नॉर्मल आप सभी लोग को जरूर याद होगा ये फुल फॉर्म। तो चलिए हम चलते हैं आपको कौन से LED बल्ब की तरफ। तो LED को समझने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि अभी LED क्या होती है नॉर्मल। अभी जो नॉर्मल हमारे वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लैंप कौन सा होता है, LED लैंप। तो मैं आपको यहाँ पर LED की कुछ वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ कि LED चालू कैसे हो जाती है, कि LED के अंदर ऐसा होता क्या है कि जिससे वो चालू होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या होता है, यदि मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, नॉर्मल हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें 2 बैंड होते हैं हमारे। LED क्या है, एक पूरा सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होती है। तो हमारे क्या होते हैं 2 बैंड होते हैं, एक हमारा होता है कंडक्शन बैंड और नीचे क्या होता है हमारा, ये ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड हो गया है इसमें, और बैलेंस बैंड। यदि यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है लगभग, तो हमारा वो कहलाता है क्या, सेमीकंडक्टर। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो हमारा इंसुलेटर बन जाता है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप होता है, यानी कि यदि कोई जीरो कंडक्शन में बैलेंस में दोनों में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है तो हमारा कौन सा बन जाता है, ये कंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये एक कंडक्शन बैंड है ऊपर, और नीचे क्या है हमारा बैलेंस बैंड है। तो LED का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि देखिए, जब बैलेंस बैंड को क्या करते हैं हम, यानी बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, जब हम क्या करते हैं इनको देते हैं एनर्जी, यानी हमने क्या दिया यहाँ पे इसको एनर्जी दी, तो ये एनर्जी पर क्या होता है जम करके कहाँ चले जाते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यानी क्या कि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, यानी ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन थे इसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, किसमें, कंडक्शन बैंड में। लेकिन यदि क्या हो, ये रिवर्स प्रोसीजर हो, यानी ये क्या करें कि वापस, अगर ये क्या करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, ये वापस क्या होते हैं हमारे कंडक्शन बैंड से वापस बैलेंस बैंड में आए। ठीक, अब ये बैलेंस बैंड से कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ, और ये वापस बैलेंस बैंड से हमारे कहाँ आते हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ आते हैं, कंडक्शन बैंड से वापस बैलेंस बैंड की तरफ आते हैं। तो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किए थे, तो अब वापस नहीं चलने क्या करेंगे, एनर्जी को इमिट कर देंगे। और जब ये एनर्जी इमिट करते हैं तो ये एनर्जी क्या होती है, लाइट के फॉर्म में मिलती है हमें, और यही हमारा क्या कहलाता है, LED का वर्किंग प्रिंसिपल कहलाता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे LED बनने के लिए बहुत सी कंडीशन होती है, और LED हमारा क्या होता है, एक डायोड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक डायोड की तरह होता है। जब हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया। LED हमेशा किस में चलती है, अब ये जरूर याद है कि LED हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखती है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से और पी टाइप मटेरियल को P से पॉजिटिव से, और एन टाइप मटेरियल को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी LED चालू हो जाएगी। तो इसके साथ साथ क्या होता है, जब हमारे ये, अब देखिए मैंने बताया कि पहले बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, तो हाई एनर्जी लेवल पे गए, तो क्या हुआ, ये नीचे आए तो इन एनर्जी को इमिट किया तो हमें लाइट मिली। ठीक, ये तो आपको समझ आया। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जितने होल्स और इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं वो सब के सब लाइट दें। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक होल्स है या इलेक्ट्रॉन है, ये जब ये नीचे आता है तो क्या करता है, ऊष्मा देता है। ठीक, और कुछ क्या कर देते हैं, हमारा लाइट देते हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, हमारे लाइट के फॉर्म में देते हो। देखिए जब भी क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड से आकर बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है, आपका रिकॉम्बिनेशन। इसको जरूर याद रखिए। जब क्या हुआ है, हमारे ये कंडक्शन बैंड और नीचे क्या था हमारा बैलेंस बैंड था, जब यहाँ से होल से इलेक्ट्रॉन आके इस बैलेंस बैंड में मिलते, तो हमारा कौन सा कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। तो अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारा 2 टाइप का हो जाता है। यहाँ से अब रिकॉम्बिनेशन 2 टाइप का हो जाता है। एक हमारा हो जाता है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। ठीक, यहाँ मैं आपको केवल शॉर्ट वर्ड में देता हूँ, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। और एक और कौन सा हो जाता है, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। यानी एक हमारा रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और एक हमारा कौन सा हो जाता है, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। यानी जब ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आए होंगे, तो जब इन्होंने क्या किया होगा, ठीक है, तो ये रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, यानी कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आना तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन या होल जब बैलेंस बैंड के होल से इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका 2 टाइप का होता है। कौन सा, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये समझते हैं हम।
तो देखिए ये अगर मैं मान लेता हूँ ये कोई होल्स है या ये होल्स है और नीचे इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन से आके मिलता है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेशन हुआ। लेकिन यदि क्या करता है हमें ये ऊष्मा के रूप में एनर्जी देता है, किसमें, सिर्फ ऊष्मा के रूप में, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, नॉन रेडियो रिकॉम्बिनेशन। यानी हमें कोई लाइट नहीं मिली, केवल ऊष्मा मिली, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन रेडियो रिकॉम्बिनेशन। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई होल्स है, ठीक। अब मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि यहाँ पे कोई होल्स है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन। अब ये होल्स या इलेक्ट्रॉन इससे आके मिलता है, तो ये क्या करता है, हमें लाइट के फॉर्म में एनर्जी नहीं लगता, किसके रूप में, लाइट के रूप में। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, ठीक। तो जब क्या होता है कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आए और अगर ऊष्मा के रूप में एनर्जी दे तो हमारा नॉन रेडियो रिकॉम्बिनेशन, जब हमें लाइट के रूप में एनर्जी दे तो हमारा कौन सा कहलाता है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए जब भी हमें एलईडी बनानी है तो हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए ना, तो हमें ऐसा मटेरियल चूज करना होगा जो उसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता हो। यानी कि हमें एलईडी बनाने के लिए कौन सा रिकॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन की। अब देखिए रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन तो मिल गया, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में क्या होगा, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होगा किस मटेरियल में और किस मटेरियल में नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल मोमेंटम फैक्टर और एनर्जी गैप के बीच में हम क्या बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं। हमारा कौन सा कहलाएगा, एनर्जी बैंड डायग्राम, और ये हमारा कौन सा कहलाता है, क्रिस्टल मोमेंटम फैक्टर या के फैक्टर और एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको दो चीज़ देखने मिलेंगे, एक मिलेगी डायरेक्ट बैंड गैप और एक मिलती है बैलेंस बैंड वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडक्शन बैंड कुछ ऐसे बना के रखा है, ये मेरा कंडक्शन बैंड और नीचे मेरा क्या है, बैलेंस बैंड, और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना के रखा है, ये मेरा कौन सा कहलाएगा, कंडक्शन बैंड, और ये मेरा क्या कहलाएगा, बैलेंस बैंड। तो अब देखिए जब क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड का बॉटम और ये बैलेंस बैंड का टॉप दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट, यानी एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि डायरेक्टली एक दूसरे जुड़े हैं, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट बैंड गैप, ठीक। और जब आप देखेंगे कि ये जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है और ये टॉप, ये दोनों एक दूसरे दूरी है ना, डायरेक्ट तो है नहीं एक दूसरे के ऊपर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट बैंड गैप, ठीक। तो हमारा क्या होता है जब भी हमको, तो ये हमारे आपको डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में आप समझ गए होंगे, जब दोनों एक के ऊपर एक हों तो हमारे डायरेक्ट बैंड गैप, और जब दोनों अलग अलग हों तो कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। अब जब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं यहाँ से आके यहाँ पे गिरते हैं, तो इनको क्या होता है, बहुत कम, यानी बहुत कम दूरी को कवर करना पड़ा, तो इसने पूरी एनर्जी जैसे ही यहाँ पे आते पूरी एनर्जी को मीट कर देते हैं, ठीक। यानी बहुत कम दूरी थी, बहुत कम दूरी की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी मीट करते हो, हमको क्या मिलने लगती है, लाइट मिलने लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन को मीट करना होगा तो ये क्या करता है, यहाँ से होकर यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ जाके ऐसा रिकम्बाइन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है, बहुत सी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में चली जाती है, तो ये ज़्यादा एनर्जी को मीट नहीं कर पाता, तो हमें केवल क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। यानी यदि हमको लाइट चाहिए तो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बैंड गैप। अब हमारे पास दो कंडीशन मिल गई, हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइट के लिए हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। और एक और चीज़ आप जरूर याद रखिए कि एलईडी भी आपकी दो टाइप की हो जाती है। यहाँ पे एलईडी की भी क्या हो जाते हैं, आपके दो टाइप हो जाती है, एक हो जाती है आपकी विजुअल लाइट एलईडी, ठीक। एक आपकी होती है विजुअल लाइट एलईडी और एक आपकी होती है इंफ्रारेड एलईडी, ठीक। यानी जो क्या करती है, लाइट तो मीट करती है लेकिन हमको इंफ्रारेड रेंज की लाइट देती है, जो हमको शुद्ध दिखाई नहीं देती। इसको आप जरूर देख सकते हैं टीवी रिमोट वगैरह में, जो आपको लाइट दिखाई देती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेंज की एलईडी होती है। और यहाँ पे हमको कौन सी चाहिए, पढ़ने होती है मैंने विजुअल लाइट। तो आप देखिए, अब हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। एक तो हमारे पास एलईडी बनने के लिए क्या होना चाहिए, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक। साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बैंड गैप होना चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ मैं आपको एक और कंडीशन बना रहा हूँ कि अगर 1.7 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगभग हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी गैप होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। 3.7 से 1.7 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यदि आपका क्या होता है, ये दोनों कंडीशन तो हैं, अगर आप ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, पहले कोई भी मटेरियल पहला कंडीशन भी फॉलो करता है, सेकंड भी फॉलो करता है, लेकिन तीसरी में क्या होता है, इसका जो ये वाला जो गैप है वो कितना 1.6 है, तो यहाँ पे एलईडी तो बन जाएगा आपका, ठीक। लेकिन आपकी कौन सी बनेगी, इंफ्रारेड एलईडी। तो ये जरूर याद रखिए कि यदि आपका जो एनर्जी गैप है वो 1.7 से 3.1 कम होता है तो आपका इंफ्रारेड रेंज की एलईडी बन जाती है, और जब ये क्या होता है 3.1 से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा यानी 1.7 से 3.1 के बीच में होता है तो हमारी कौन सी बन जाती है, विजुअल लाइट एलईडी।
तो यहाँ पे आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, डायरेक्ट बैंड गैप होना चाहिए और 1.7 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो होना चाहिए क्या, एनर्जी गैप। तो देखिए एलईडी के वर्किंग प्रिंसिपल केवल कितना सा हुआ कि जब उसके कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी को मीट करते हैं। एनर्जी को मीट करते हुए एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती है हमको, लाइट के फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसकी मैं एलईडी की मैंने आपको पूरी वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, वैसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसकी कार्यकाल आयु लगभग कितनी होती है, 4000 घंटे होती है। यानी क्या होता है, ये 4000 घंटे तक कार्य कर सकता है। देखिए और इसी 4000 घंटे तक आपको क्या मिलता है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपनी वाले आपको गारंटी देते हैं कि 2 साल आपको, उनको लगभग एवरेज होता है कि अगर ये 4000 घंटे रेगुलर चली तो भी हमारे 2 साल तक ये चल सकती है। तो इस टाइप से क्या होता है 4000 घंटे, इस टाइप से हमारे कंपनी वाले, सॉरी 4000 नहीं, 40,000 है, यहाँ पे कितने होंगे 40,000 घंटे चल सकते हैं। तो इसी 40,000 घंटे के अकॉर्डिंग हमको गारंटी मिलती है कि 1 साल तक इस एलईडी का कुछ नहीं होगा, ये आप रेगुलर भी चलाते हैं। ठीक, वर्तमान समय इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि इसका क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत लो होता है। और आप इसका पावर फैक्टर याद रखिए, इसका लगभग पावर फैक्टर 0.9 मिलता है आपको, यानी बहुत ज़्यादा पावर फैक्टर होता है इस एलईडी का एज़ कम्पेयर टू अदर लैम्प। और सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर की बात करते हैं तो किसका होगा, आपका इनकैंडिसेंट लैम्प का। ठीक, इनकैंडिसेंट लैम्प का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है आपका प्योरली रजिस्टिव लोड होता है। और इसका जो ल्यूमेन होता है 120 से 200 ल्यूमेन प्रति वाट तक की एलईडी आपको मिलती है। और एलईडी की रेंज बहुत ज़्यादा होती है आपकी, 2 वाट, 3 वाट से लेके 5 वाट, फिर 7 वाट, 9 वाट, 15 वाट, ठीक, 10, 15 वाट, 20 वाट, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन में क्या होता है आपको एलईडी मिलता है। और अलग अलग कलर में मिल सकती है, अलग अलग कलर के लिए हम बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, जो मटेरियल उन्हीं की क्या होती है एलईडी बन सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो इसके बाद में इसका पार्ट 5 लेके आऊँगा, जिसमें क्या होगा, आपको इल्यूमिनेशन समझे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो भी हमने पढ़ा है। तो आप जल्दी से पाँचों पार्ट, 4 पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप 5वें पार्ट में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अगर ये आपने पुराने वीडियो नहीं देखे जरूर उनको देखें, जिससे आपको ये वीडियो भी बहुत आसानी से समझ आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस।